हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का भरपूर इस नए विषय की सीरीज में, यानी कि ज्ञान की सीरीज में। क्लास 11th की एनसीईआरटी का हमारा ये पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर अभी चल रहा है। देन पिछली कक्षाओं में हमने मोनेरा जगत को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। हम आज हम देखेंगे प्रोटिस्टा जगत के बारे में कि प्रोटिस्टा जगत होता क्या है, इसके क्राइटेरिया क्या होते हैं, कौन कौन से भाग आते हैं इसमें, कौन कौन से समूह आते हैं, कौन कौन से जीवों के लक्षण आते हैं, उनमें पोषण किस प्रकार का पाया जाता है, उनमें प्रजनन किस प्रकार का होता है, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए बिना कुछ देरी की हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोटिस्टा जगत, ठीक है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने देख लिया था मोनेरा जगत। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या देखा है। तो हमने पहले देखा था 2 जगत वर्गीकरण जो कैरोलस लिनियस ने दिया था, यानी कि विविधता के आधार पर। इसलिए पौधे और जंतुओं को अलग अलग अध्ययन करने के लिए उन्होंने 2 जगत वर्गीकरण दिया। लेकिन फिर भी अध्ययन में कठिनाई हुई तो अर्नस्ट हिकेल ने 3 जगत अवधारणा लेकर आए, जो पहला है प्रोटिस्टा, फिर पादप जगत एंड मोनेरा जगत, वो हो गया। देन उसके बाद फिर 4 जगत प्रणाली जो कोपलैंड ने दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड पादप और जंतु, ये हो गया था। देन उसके बाद दी थी हमारी 5 जगत प्रणाली, जो किसने दी है, आर.एच. विटेकर ने। 5 जगत प्रणाली में पहला जगत है उनका मोनेरा, दूसरा जगत है उनका प्रोटिस्टा, उसके बाद फंगी, फिर पादप और जंतु, ये हो गए। कुछ इस प्रकार से हमने फिर मोनेरा जगत को भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं कि मोनेरा जगत में कौन से जीव आते हैं, उनमें कोशिका का कौन सा प्रकार होता है, वो देख लिया था। देन उसके बाद हमने देखा था कि कोशिका का कौन सा प्रकार होता है, उनमें प्रजनन कैसे होता है, वो एक कोशिकीय होते हैं कि बहुकोशिकीय होते हैं, हमने उनमें कोशिका की संख्याएं भी देख ली थी। और कौन कौन से समूह आते हैं, उनके लक्षण क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है, उनका महत्व क्या है पारिस्थितिकी तंत्र में, ये सब हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे प्रोटिस्टा जगत, एक ऐसा जगत जो न तो पूर्ण रूप से पौधों में आता है और न ही पूर्ण रूप से जंतु में आता है। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ये रहा हमारा प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत ये काफी बड़ा हो गया, ठीक है। सभी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक को प्रोटिस्टा कहा जाता है, ठीक है। ये भी सभी एक कोशिकीय जीव आते हैं, इनमें कोशिका का प्रकार यूकेरियोटिक होता है। ये सब किन में आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई है। एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है, वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। आया समझ में। ये एक जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव, जो किसी एक के लिए तो प्रकाश संश्लेषी यानी कि ये फोटोसिंथेटिक भी करते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी अपना करते हैं, वही दूसरों के लिए ये पादप भी हो सकता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषी है तो पादप होना इसका आम बात है। फिर क्राइजोफाइट, इसका एक भाग होता है डायनोफ्लैजिलेट, इसका एक भाग होता है यूग्लिनोइड, ये भी प्रोटिस्टा का भाग होता है। अवपंक कवक, ये भी प्रोटिस्टा का भाग होता है। और प्रोटोजोआ के सभी इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। प्रोटिस्टा के मुख्य रूप से 5 भाग दिए गए हैं प्रोटिस्टा जगत की भी। कौन कौन से, पहला तो हो गया हमारा क्राइजोफाइट, दूसरा हो गया हमारा डायनोफ्लैजिलेट हो गया, तीसरा हो गया हमारा यूग्लिनोइड, फिर अवपंक कवक, ठीक है। देन तीसरा हो गया हमारा प्रोटोजोआ। ये सभी जीव किन में आते हैं, हमारे प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं, ये जलीय जीव होते हैं प्राथमिक रूप से, इन्हें समुद्री जीव भी कहा जाता है, ठीक है। इनको 5 जगत में वर्गीकरण किया है। सबसे पहले हम देखेंगे उसमें हमें लिखना क्या क्या है, साइड में मैं लिखवाती भी जाऊंगी, ठीक है। पहले हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है, फिर नोट्स भी बनाएंगे। देन यूकेरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक अन्य झिल्लीबद्ध कोशिका पर पाए जाते हैं। इनमें केंद्रक पाया जाता है, झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ इनमें केंद्रक मिलता है, ठीक है। कुछ प्रोटिस्टा में कशाप एवं पक्षाप भी पाए जाते हैं।
कुछ प्रोटिस्टा की जो ऊपरी जो परत होती है वो तो कुछ इस प्रकार की होती है, कशाभ मेघ, दूसरी है पक्षाभ, पक्षी के आकार की, ठीक है, पाए जाते हैं। ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मनज जायगोट बनने की विधि से लैंगिक प्रजनन करते हैं। ये दोनों प्रकार का प्रजनन करते हैं, लैंगिक भी करते हैं और अलैंगिक भी करते हैं। लैंगिक किस प्रकार से करते हैं? जायगोट के ट्रांसफर से, ठीक है। इनके युग्मकों का संलयन होता है तो एक जायगोट बनता है, इस विधि द्वारा ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं। अलैंगिक प्रजनन भी करते हैं कोशिका के विभाजन के द्वारा, ठीक है। फिर इसका पहला भाग आएगा, इसमें से लिखना क्या क्या है हमें पहले ये देख लेते हैं। यहां पर देखते हैं वे सभी एक कोशिकीय जीव यूकेरियोटिक कोशिका में आते हैं, ठीक है। पहला तो हो गया प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय जीव, एक कोशिक प्रोटिस्टा जगत हेडिंग डाल लेना और जहां मैं लिख रही हूं वो लिख लेना, ठीक है। एक कोशिकीय जीव हो गए, पहला तो हो गया एक कोशिकीय जीव होते हैं। दूसरा क्या हो गया इनमें कि ये पौधे और जंतु दोनों में आते हैं, पौधे जंतु दोनों होते हैं। ये कौन से होते हैं? यूकेरियोटिक कोशिका में आते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका इनमें मिलती है। आया समझ में? फिर क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं। आया समझ में? फिर इन्हें क्या बोलते हैं? जलीय, प्राथमिक रूप से जलीय होते हैं, ये जलीय होते हैं तथा इन्हें 5 भागों में वर्गीकृत किया है। इन्हें 5 भागों में वर्गीकृत किया है। प्रोटिस्टा को भी 5 भागों में वर्गीकृत किया है, ठीक है। 5 जगत उदाहरण तो अलग ही है, जीवों की विविधता में को 5 जगत में वर्गीकरण किया है वो तो अलग ही है, लेकिन प्रोटिस्टा को भी 5 जगत में वर्गीकरण किया है। पहला जगत है हमारा क्राइजोफाइट। इसमें क्या आता है? तो इस समूह के अंतर्गत डायएटम तथा सुनहरे शैवाल आते हैं, ठीक है। इसमें क्या आते हैं? डायएटम तथा सुनहरे शैवाल आते हैं जिन्हें डेस्मिड कहते हैं, ठीक है। गोल्डन एल्गी आते हैं। ये स्वच्छ जल में एवं लवणीय समुद्री पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। ये जो क्राइजोफाइट होते हैं ये किन में पाए जाते हैं? पहले तो स्वच्छ झीलों में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल की झीलों में पाए जाते हैं, झीलों में पाए जाते हैं। दूसरा समुद्री जल में, लवणीय समुद्री जल में पाए जाते हैं, लवणीय समुद्री जल में पाए जाते हैं, ठीक है। यह हो गया। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जल धारा के साथ, ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जल धारा के साथ निश्चित रूप से बहते हैं। ये हो गया हमारा क्राइजोफाइट। क्या हो गया? इसके अंतर्गत डायएटम तथा सुनहरे शैवाल आते हैं। पहला भाग है प्रोटिस्टा जगत का। कौन कौन आते हैं? डायएटम तथा सुनहरे शैवाल, गोल्डन एल्गी, गोल्डन एल्गी, ठीक है, तथा डेस्मिड आते हैं। ये स्वच्छ जल में लवणीय यानी कि पर्यावरण समुद्री जो जल होता है पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह सकते हैं, ये स्वच्छ जल में भी मिलते हैं, देन लवणीय जल में भी पाए जाते हैं। ये अंतर्गत सूक्ष्म होते हैं, ठीक है, मतलब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ये अत्यंत माइक्रोस्कोपिक होते हैं तथा
जलधारा के साथ निश्चित रूप से बहते हैं, यानी कि जलधारा के विपरीत बहते हैं। डाई एटम में एक कोशिका भित्ति साबूदानी की तरह इसी के अनुरूप में आच्छादित कवच बनाती है। ठीक है, यानी कि इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो साबूदानी की तरह होती है। ठीक है, इन भित्तियों में सिलिका होती है। अब याद रखना, मोनेरा में जो कोशिका भित्ति थी वो किनकी थी? पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, लेकिन प्रोटिस्टा जगत का ये जो क्राइसोफाइट है, इनमें कोशिका भित्ति किनकी होती है? सिलिका की होती है। ठीक है, फिर जिस कारण से नष्ट नहीं होते हैं, इस प्रकार मृत डाई एटम अपने परिवेश यानी कि इसका जो वास स्थान होता है, कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत ही बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। जब ये मरते हैं तो इनकी कोशिका भित्ति और उनके आवास स्थान में बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति कुछ इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की, और बीच में एक आवरण लगा हुआ होता है। करोड़ों वर्षों में जमा इस अवशेष को डाईएटमी मृदा कहते हैं। जब ये मरते हैं तो अपनी कोशिका भित्ति का अवशेष छोड़ जाते हैं, तो उस मृदा को हम क्या बोलते हैं? डाईएटमी मृदा बोलते हैं। कर्णमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में होता है। यानी कि ये मृदा अत्यधिक हमारे लिए लाभदायक होती है, इनमें कण पाए जाते हैं, कर्णमय होती है, तो इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने में किया जाता है। पॉलिश करने में जितने भी पेंट आते हैं वो भी मृदा यानी कि मिट्टी के बने हुए होते हैं। सिरप करने, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं यानी कि प्रोटिस्टा जगत का ये जीव होते हैं क्राइसोफाइट, ये क्या करते हैं? ये मुख्य रूप से समुद्र में उत्पादक होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें लिखने योग्य क्या क्या होते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पहला तो आ गया डाई एटम, पहला आ गया डाई एटम तथा सुनहरी शैवाल। डाई एटम और सुनहरी शैवाल आ गई। फिर दूसरा क्या है, कहां पर पाए जाते हैं? ये स्वच्छ जल और लवण में पाए जाते हैं। लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति देख लेना किनकी बनी हुई होती है? सिलिका की बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति सिलिका की बनी हुई होती है। आया समझ में? ये कभी नष्ट नहीं होती है, और जब ये मरते हैं तो किनका निर्माण करते हैं? डाईएटमी मृदा का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये डाईएटमी मृदा का निर्माण करते हैं। इनका उपयोग किन किन में किया जाता है? डाईएटमी मृदा का, तो यहां पर लिख लेना डाईएटमी मृदा का उपयोग किन किन में किया जाता है। तो पॉलिश करने में ये लिख लेना, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन में होता है। इतना इतना लिख लेना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। दूसरा क्या है इसका? डायनोफ्लैजेलेट। इनमें कौन सा आता है? दूसरा भाग प्रोटिस्टा जगत का हमारा डायनोफ्लैजेलेट। इसमें क्या होता है? ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। जो डायनोफ्लैजेलेट जीव होते हैं प्रोटिस्टा जगत का दूसरा जो भाग है, उसमें क्या आते हैं? समुद्री भी आते हैं और प्रकाश संश्लेषी जीव भी आते हैं। ठीक है, इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पर पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति में बाह्य सतह पर मुलायम कड़ी की पट्टिकाएं होती हैं। अधिकतर डायनोफ्लैजेलेट में 2 कक्षाभ होते हैं। ये समझते हैं कि ये जीव मुख्यतः कैसे होते हैं? तो ये समुद्री जीव होते हैं डायनोफ्लैजेलेट, और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। समुद्री भी होते हैं और प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं। इनमें उपस्थित वर्णकों के आधार पर पीले, हरे, भूरे, लाल अथवा नीले कलर की कोशिका भित्ति की सतहें दिखाई देती है। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो रंग बिरंगी होती है। इनकी डायनोफ्लैजेलेट की समुद्री जीव है। अब देखते हैं, कोशिका भित्ति पर सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाएं होती है। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, अरे यार ये क्या हो गया?
ठीक है। इनकी कोशिका भित्ति किनकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, लेकिन कड़ी पट्टिकाएं होती है, यानी कि कोशिका भित्ति में भी परतदार परत बनी हुई होती है, कुछ इस प्रकार से लेयर बनी हुई होती है। अधिकतर डायनोफ्लेजिलेट में दो कक्षाप होते हैं, जिनमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर ये भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होता है। प्राय लाल डायनोफ्लेजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल या लाल तरंगों में दिखने लगता है। ठीक, जो डायनोफ्लेजिलेट की कोशिका भित्ति होती है लाल कलर की, उसमें विस्फोट होता है। ठीक है, लाल डायनोफ्लेजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है। विस्फोट के कारण समुद्र का जो जल है, जल में जो तरंगे उठती है, उनका जो रंग होता है वो किस प्रकार का दिखाई देता है? लाल रंग दिखाई देता है। इतनी बड़ी संख्या के जीव, इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकलने जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। उदाहरण के लिए गोनियालेक्स। ठीक है, ये जो जीव होते हैं ये अत्यंत जहरीले होते हैं। जब इनकी कोशिका भित्ति में विस्फोट होता है, समुद्र का रंग लाल हो जाता है, समुद्री जो तरंगे उठती है उनका रंग लाल हो जाता है। वो किसके कारण होता है? इनकी कोशिका भित्ति की संख्या के विस्फोट के कारण होता है। देन ये जो विस्फोट होता है ये अत्यंत जहरीला होता है, जिससे समुद्र की मछलियां और अन्य जलीय जो जीव होते हैं उन पर इनका प्रभाव पड़ता है और वो मर जाते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा डायनोफ्लेजिलेट। ठीक है, ये रहा डायनोफ्लेजिलेट। ये नेक्स्ट वाला, पहला क्या देखा था हमने? क्राइसोफाइट। तो ये रहा हमारा क्राइसोफाइट। इनकी कोशिका भित्ति साबूदाने के समान दिखाई देती है। ये रहा डायनोफ्लेजिलेट, ये कुछ इस प्रकार से। फिर आता है हमारा यूग्लिनोइड, ये रहा। फिर है प्रोटोजोआ। अब देखते हैं हम यूग्लिनोइड, इसी को देख लेते हैं। अभी लाल तरंगे दिखाई देती है, कौन सा होता है इसमें? ये वाला। ये रहा। ठीक है, अब देखते हैं यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड में क्या होते हैं? इनमें अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी होते हैं। ठीक है, यूग्लिनोइड में जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं? स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीव होते हैं, स्थिर जल में पाए जाते हैं, यानी कि स्वच्छ पानी की जो झीलें होती है उनमें ये जीव पाए जाते हैं। कहां पर पाए जाते हैं? तो ये स्वच्छ पानी की झीलों में पाए जाते हैं। झीलों में पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकिल होती है। ठीक है, इनमें कोशिका भित्ति की जगह क्या होती है? पेलिकिल होती है। ठीक है, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है, जिनमें दो कक्षाप होते हैं, दो कशाप होते हैं, जिसे एक छोटा तथा एक दूसरा लंबा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश नहीं होने पर अन्य सूक्ष्मधारी जीवों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। यानी कि यूग्लिनोइड जो जीव होता है प्रोटिस्टा जगत में, उनकी एक खासियत होती है कि वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपना भोजन करेंगे, लेकिन प्रकाश की अनुपस्थिति में जब अंधेरा हो जाता है तो वो परपोषी बन जाते हैं। ठीक है, परजीवी की तरह व्यवहार करके अपना भोजन परपोषी प्रकार से करते हैं, यानी कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं। दिन में वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं, इन रात में परपोषी हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनोइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं। यानी कि पौधों में भी क्लोरोफिल होता है, इनमें भी क्लोरोफिल होता है। किनमें? यूग्लिनोइड प्रकार के, क्योंकि दिन में ये फोटोसिंथेसिस होते हैं, दिन रात में ये हेटेरोटोपिक हो जाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यूग्लिना। ये यूग्लिना एक ऐसा जीव है जो परपोषी भी है और स्वपोषी भी है। दिन में वो स्वपोषी बन जाता है प्रकाश की उपस्थिति में, फिर रात में प्रकाश की अनुपस्थिति में वो परपोषी बन जाता है।
देखते हैं इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति के जगह क्या होता है, एक प्रोटीन की पेलिकल परत होती है। ये मिलते कहाँ है, तो स्वच्छ पानी की झीलों में पाए जाते हैं, स्थिर जल में। कोशिका भित्ति की जगह प्रोटीन की परत होती है, क्या, पेलिकल या फिर पेलिकल। ठीक है, ये प्रोटीन की परत हो गई। देन जिसमें एक छोटा एक तथा दूसरा लंबा कशाप होता है। ठीक है, ये हो गया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो परपोषी भी होते हैं, स्वपोषी हो गए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो इनमें पोषण लिख लेना यहाँ पर यूग्लिनोइड हेडिंग डाल के। सबसे पहले लिखना कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये स्वच्छ पानी की झीलों में पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकीय होते हैं, यूकेरियोटिक प्रकार की कोशिका मिलती है, एक कोशिकीय जीव होते हैं। फिर लिखना कोशिका भित्ति किनकी होती है, इनकी, तो इनकी कोशिका भित्ति प्रोटीन युक्त परत होती है किनकी, पेलिकल की। ठीक है, इसके बाद इनमें पोषण दोनों लिख लेना, स्वपोषी भी होता है और परपोषी भी होता है। ठीक है, दिन में स्वपोषी, रात में परपोषी, या फिर सूर्य की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में स्वपोषी होते हैं, प्रकाश की अनुपस्थिति में परपोषी होते हैं। ये लिख लिया। देन इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो पौधों में पाया जाता है वो भी इनमें पाया जाता है। उदाहरण के लिए यूग्लिना। ठीक है, ये आया समझ में। अब देखते हैं दूसरा, अवपंक कवक देख लेते हैं। ये क्या होता है, अवपंक कवक। अवपंक कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा होते हैं। ये क्या करते हैं, ये मृत जीवों पर अपना भोजन प्रदान करते हैं। ठीक है, ये सड़ी हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। जैसे कि कोई पेड़ की टहनियां होती है वो सड़ जाती है, सड़ी हुई पत्तियां होती है, उनके अंदर ये गति करते हैं और जैविक पदार्थों का भक्षण कर लेते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह प्लाज्मोडियम बनाते हैं। ये क्या करते हैं, जब इनकी परिस्थितियां अनुकूल होती है, इनके अनुकूल होती है, तो ये एक प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कई कीट तक की लंबाई हो सकता है। ठीक है, एक इतना लंबा ये प्लाज्मोडियम बना लेते हैं इनकी लार के द्वारा, जो कई फीट तक हो सकता है, एक लार्वा बनाते हैं ये। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। ठीक है, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करते हैं, बिखर जाते हैं और इनके सिरों पर एक बीजाणु युक्त संरचना बना लेते हैं, एक फल के आकार की, एक बीज के आकार की एक संरचना बना लेते हैं। इन बीजाणुओं को परिक्षेपण वायु के साथ होता है। ठीक है, इन बीजाणुओं का जो स्थानांतरण होता है वो वायु के साथ होता है। जैसे कि वायु की दिशा इस गति में जा रही है, वायु की गति इस दिशा में जा रही है, तो वो भी इस दिशा में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये मृतपोषी होते हैं, यानी कि मृत पदार्थों पर अपना भोजन यापन करते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे हम कि हमने अभी तक क्या क्या देखा है, इसमें लिख लेना। अवपंक कवक प्रोटिस्टा जगत का ये चौथा पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गए कौन से अवपंक कवक क्या होते हैं, मृतपोषी प्रोटिस्टा होते हैं। ठीक है, ये मृतपोषी होते हैं, ये मृतपोषी होते हैं, सड़ी हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करके जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में यहाँ पे लिख लेना प्लाज्मोडियम बनाते हैं। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति में क्या करते हैं, ये अनुकूल परिस्थिति में प्लाज्मोडियम बनाते हैं, प्लाज्मोडियम बना दिया। ठीक है, जो कई फीट की लंबाई तक हो सकता है। प्लाज्मोडियम एक लार्वा प्रकार की संरचना होती है जो कई फीट तक इतनी लंबाई में ये बना देते हैं। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों में ये क्या करते हैं, बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। यानी कि इनकी जब प्रतिकूल सूखा पड़ता है, ठीक है,
सूखे में ये क्या करते हैं, बीजाणु युक्त संरचना बना लेते हैं, बीजाणु युक्त संरचना बना लेते हैं, संरचना बनाते हैं। ये रहा ये वाला, ये प्लाज्मोडियम, ठीक है। परागण होते हैं, इन बीजाणुओं को का परिक्षेपण यानी कि इन बीजाणुओं की जो गति होती है वो वायु की गति के अनुसार होती है, ठीक है। एक बार वो देख लेते हैं, ये मृत पोषी प्रोटिस्टा होते हैं यानी कि मृत जीवों पर अपना भोजन प्रदान करते हैं। फिर क्या करते हैं, ये अनुकूल परिस्थिति में प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। इनकी जो प्रतिकूल परिस्थिति होती है तब क्या करते हैं, ये बीजाणु युक्त संरचना का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं प्रोटोजोआ। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, याद रखना, जिनसे मलेरिया की बीमारी होती है। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। परभक्षी क्या करते हैं, उनका भक्षण कर लेते हैं दूसरों का। परजीवी दूसरों के शरीर पर अपना जीवन यापन करना। ये प्राणियों के पुरातन संबंधी होते हैं। प्रोटोजोआ के प्रमुख 4 भागों यानी कि 4 समूहों में बांटा जा सकता है, ठीक है। प्राणियों के पुरातन होते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं, अपने भोजन के लिए ये दूसरों पर निर्भर होते हैं। परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं, परभक्षी भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं, ठीक है। प्राणियों के पुरातन संबंधी होते हैं, जिन जिन पे मार्क किया है वो लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। प्रोटोजोआ के प्रमुख 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है, ये पहला भाग है अमीबी प्रोटोजोआ, ठीक है। ये रहा पहला भाग, क्या है इसका, अमीबी प्रोटोजोआ। ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। ये जो जीवधारी होते हैं अमीबी प्रोटोजोआ जो होते हैं, ये कहां पर पाए जाते हैं, पहला तो हो गया स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, समुद्री जल यानी कि खारे जल में भी पाए जाते हैं, और नम मृदा में पाए जाते हैं, ठीक है। ये अपने कूटपादों की सहायता से अपने शिकार पकड़ते हैं, ठीक है। इनके जो पैर होते हैं, कूटपाद यानी कि इनके एक कुटिल रूप से जो पैर होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, उनकी सहायता से ये अपना शिकार करते हैं। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं, ठीक है। ये समुद्र में भी पाए जाते हैं। जो समुद्री प्रोटोजोआ होते हैं उनकी जो परत होती है, उनकी बाहरी परत होती है, वो क्या किसकी होती है, सिलिका के कवच की दिखाई देती है, ठीक है। इनमें से कुछ जैसे एंटी अमीबा परजीवी होते हैं, ठीक है। ये आ गया इसका बेस्ट उदाहरण, एंट अमीबा परजीवी होते हैं। परजीवी भी होते हैं, परभक्षी भी होते हैं, लेकिन होते क्या, परपोषी होते हैं, ठीक है। ये 5वां भाग हो गया इसका। अमीबा प्रोटोजोआ को भी 4 मुख्य समूहों में बांटा गया है, उप समूहों में। पहला हो गया अमीबी प्रोटोजोआ, ये कहां पर मिलता है, तो जीवधारी जल, ठीक है, जल में मिलते हैं, समुद्री जल में मिलते हैं, तथा नम मिट्टी में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए एंट अमीबी क्या करते हैं, ये कूटपादों की सहायता से अपना शिकार ढूंढते हैं। और जो समुद्री प्रोटोजोआ होते हैं वो क्या करते हैं, इनकी जो शरीर की बाहरी परत होती है, इनकी भित्ति होती है, वो किनकी बनी हुई होती है, सिलिका की बनी हुई होती है। फिर दूसरा हो गया भाग इनका कक्षाभी प्रोटोजोआ। दूसरा क्या है इनका, कक्षाभी प्रोटोजोआ। इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। इस समूह के जो सदस्य होते हैं वो स्वच्छंद भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं। इनके शरीर पर कक्षाभ पाया जाता है, कशांभ पाया जाता है। परजीवी कशाभी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण होते हैं। जो कशाभी प्रोटोजोआ बीमारी होती है वो किसके कारण होती है, प्रोटोजोआ के कारण होती है, ठीक है। जिसमें निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है, यानी कि उदाहरण के लिए ट्रिपेनोसोमा। इस प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है, निद्रालु या फिर व्याधि नामक बीमारी होती है, जिससे नींद आती है। फिर तीसरा जीव हो गया ये प्रोटोजोआ में पक्षाभी प्रोटोजोआ। पहले हो गया कशाभी प्रोटोजोआ, फिर तीसरा हो गया हमारा पक्षाभी प्रोटोजोआ। पहला क्या है, अमीबी प्रोटोजोआ। अमीबा प्रकार के उसमें जीव होते हैं, जल में, समुद्री जल में और नम मिट्टी तीनों में पाए जाते हैं। ये कहां पर पाए जाते हैं,
स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। ये स्वच्छंद होते हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, जहां जाना चाहे वहां जा सकते हैं। परजीवी होते हैं, ठीक है, अपने जीवन यापन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। इनके शरीर पर कशाप पाया जाता है। परजीवी कशाप भी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण बनते हैं, ठीक है, जिनसे कौन कौन सी बीमारी होती है? निद्रालु यानी कि नींद की बीमारी होती है। दूसरा होता है व्याधि नामक बीमारी होती है। फिर पक्षाभी प्रोटोजोआ ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति वाले जीवधारी होते हैं, ठीक है, ये जलीय भी होते हैं, अत्यंत सक्रिय गति भी इनमें पाई जाती है। किनमें? पक्षाभी प्रोटोजोआ में जलीय होते हैं, अत्यंत सक्रिय गति वाले जीव होते हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षा पाए जाते हैं। इनके एक मुख्य गुहा यानी कि ग्रसिका होती है, जो कोशिका की सतह के बाहर की सतह पर खुलती है, ठीक है। इनमें एक गुहा यानी कि ग्रसिका पाई जाती है, इनमें एक केविटी पाई जाती है जो कोशिका की सतह के, जैसे कि ये कोई कोशिका है, उसकी बाहरी सतह पर ऐसे 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 खुलती रहती है, ठीक है, हजारों की संख्या में ऐसे कुछ इस प्रकार के ये प्लाज्मोडियम होते हैं ऐसे। फिर इनमें यहाँ पे ब्रांच बना लेती, इनने यहाँ पर ब्रांच बना लिया। ये कोशिका की बाहरी आवरण पर खुलती रहती है, ठीक है। पक्षांपों की लयबद्ध गति के कारण पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। उदाहरण के लिए पैरामीशियम, ठीक है, ये पैरामीशियम हो गया। किसका उदाहरण है ये? पक्षांभी प्रोटोजोआ का। ये मिलते कहां पर है? जलीय और अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीव होते हैं, ठीक है। इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षांप पाए जाते हैं, जिनमें एक ग्रसिका होती है। प्रत्येक ग्रसिका कोशिका के बाहरी आवरण में खुलती है भोजन के लिए। फिर चौथा हो गया इनका भाग स्पेरोजोआ या फिर स्पोरोजोआ, ठीक है। इस समूह में वे विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र का संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। इनमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी प्रजाति पाई जाती है। इतना सब कुछ न याद रखने है तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि प्रोटोजोआ की सबसे भयानक प्रजाति जो होती है वो किनमें पाई जाती है? स्पोरोजोआ समूह में पाई जाती है। और स्पोरोजोआ समूह की जो प्रजाति है सबसे कुख्यात वो कौन सी है? मलेरिया परजीवी। कौन? प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये याद रख लेना, जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात वाला प्रभाव पड़ता है, ठीक है, आघात पहुंचा और बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया हमारा प्रोटिस्टा जगत पूरी तरीके से कंप्लीट। हमने इसके 5 जगत देखे हैं, इसमें भी 5 भागों में विभाजित किया था, ये भी हमने देखा है। सबसे पहले क्या देखा है ये देखते हैं हम। प्रोटिस्टा जगत में ऐसे जीव आते हैं, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हम अपना फंजाई। आज हम 2 जगत कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया प्रोटिस्टा जगत में क्या देखा? वे सभी एक कोशिकीय जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक कोशिका प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। जंतु और पौधे दोनों के उनमें गुण पाए जाते हैं। फिर उसका पहला भाग देखा था हमने क्राइसोफाइट। ये डाइएटम सुनहरे शैवाल होते हैं, ठीक है। इनकी कोशिका भित्ति साबूदाने के समान होती है। देन इनकी जो कोशिका भित्ति होती है पूरे प्रोटिस्टा जगत के जीवों की, वो किनकी बनी हुई होती है? सिलिका की बनी हुई होती है। ये मृत डाइएटम परिवेश वाले स्थान पर रहते हैं। कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं, ठीक है। फिर ये एक मृदा का निर्माण करते हैं जो पॉलिश के लिए, ग्रीस तेल के लिए और सिरप के लिए निस्संदन में प्रयोग की जाने वाली मृदा कौन सी होती है? डाइएटमी मृदा का निर्माण करते हैं। फिर डाइनोफ्लेजिलेट, ये जीवधारी समुद्र एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं डाइनोफ्लेजिलेट में, और इनकी कोशिका भित्ति रंग बिरंगी होती है, पीले, हरे, नीले और लाल कलर की, ठीक है। जब लाल कलर की कोशिका भित्ति में विस्फोट होता है तो समुद्री तरंगों में लाल कलर दिखाई देता है। देन वो इतना जहरीला होता है कि समुद्री जो अन्य जीव होते हैं जैसे मछलियां और भी अन्य छोटे छोटे जो समुद्री जीव होते हैं उनमें नुकसान पहुंच जाता है। फिर यूग्लिनोइड आ गया था। ये क्या करते हैं? ये इसकी एक खास विशेषता होती है यूग्लिनोइड की, ये स्वपोषी भी होता है और परपोषी भी होता है। प्रकाश की उपस्थिति में ये स्वपोषी होता है और प्रकाश की अनुपस्थिति में ये परपोषी हो जाता है। फिर अवपंक कवक इसमें देखा था हमने, मृत भोजी या फिर मृत पोषी प्रोटिस्टा में आते हैं ये, और प्लाज्मोडियम समूह का निर्माण करते हैं जो एक कई फीट तक की लंबाई इनकी होती है, तंतु का निर्माण कर लेते हैं प्लाज्मोडियम का, ठीक है। और जब इनकी प्रतिकूल परिस्थिति में ये क्या करते हैं?
प्रतिकूल परिस्थिति में एक बीजाणु युक्त संरचना का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ये जूम इन जूम आउट क्यों हो रही है। फिर देखा था प्रोटोजोआ जो मलेरिया की बीमारी के लिए पैदा होता है। ठीक है, अब ये चित्र में क्या है, पहले में डाई एनोफ्लैजिलेट का चित्र है, दूसरा युग्लिना अवपंक कवक, ये रहा हमारा अवपंक कवक कुछ इस प्रकार का, और पैरामीशियम। ठीक है, फिर प्रोटोजोआ के हमने 4 पार्ट देख लिए हैं। अब आज से स्टार्ट करेंगे हम फंजाई जगत, यानी कि आर एच विटेकर महोदय का तीसरा जगत। ठीक है,